दोस्तों, वेलकम टू दिस एडिशन ऑफ ब्रूटली ऑनेस्ट। आज भारत का स्वतंत्रता दिवस है। यूं तो मुझे ये पॉडकास्ट हैप्पी इंडिपेंडेंस डे बोलते हुए शुरू करना चाहिए था, पर मैं ऐसा नहीं करूँगा। ना आज मैं हैप्पी फील कर रहा हूँ, ना हमने ऐसा कुछ अचीव किया है जिसके लिए हैप्पी इंडिपेंडेंस डे बोला जाए। अनहैप्पी इंडिपेंडेंस डे तो जरूर बोलना चाहता हूं, पर वो भी नहीं बोलूंगा, क्योंकि उससे वो सारे लोग जो भारत के थर्ड रेट मीडिया के झूठों में मदमस्त हैं, जो अपने अपने स्वार्थों के लिए किसी ना किसी राजनीतिक पार्टी के बचाव में सुरक्षा कवच बने खड़े हैं, जो अपने अज्ञान या अपनी असंवेदनशीलता के कारण सत्य से परे खड़े हैं, वो तो आज बहुत खुश होंगे, झंडा फहरा रहे होंगे। मैं उन सब की हैप्पीनेस में किसी प्रकार का व्यग्र नहीं डालना चाहता हूं। मुझे सिर्फ स्वयं की हैप्पीनेस से मतलब है, और मुझे ऐसी उम्मीद है कि अंधों, गूंगों और बहरों के समाज में कुछ तो लोग अभी भी ऐसे बचे होंगे जो सुन सकते हो, देख सकते हो और देश के हित में बोल भी सकते हो। चारों तरफ देख के ऐसा लगता है कि पूरा भारत अगर जल भी रहा हो तो धर्म, सत्ता और मीडिया के नशे में चूर तमाम लोग उसे भी सेलिब्रेट करने का कोई ना कोई कुतर्क ढूंढ ही लेंगे। जैसे ये लोग। परेशान ना होइए, ये कोई चोर, उचक्के, मवाली, गुंडे या पॉलिटिकल पार्टीज द्वारा एम्प्लॉयमेंट स्कीम के लाभार्थी नहीं हैं। ये सब हैप्पी इंडिपेंडेंस डे बोलने गए हैं उस 30 साल की डॉक्टर को, जिसकी आत्मा शायद अब युगों तक इस हॉस्पिटल में मंडराती रहे, जिसकी कुछ जानवरों ने जीवन जीने की आजादी ही छीन ली। जीवन जीने की आजादी। सोचिए, अगर वो सुनेगी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे तो उसे कैसा लगेगा। इसीलिए मैं हैप्पी इंडिपेंडेंस डे नहीं बोलूंगा। इन प्रोटेस्ट की राजनीति के बारे में मैं सबसे आखिर में बात करूंगा, क्योंकि अभी कर दी तो आपके साथ कितना बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है, आप इस शौक में शायद पूरा वीडियो ना देख पाए। और ये जरूरी है कि आप पूरा वीडियो देखें, चाहे उसके लिए आपको हैप्पी इंडिपेंडेंस डे की पार्टी भी छोड़नी पड़े। जी हां, मैं बात कर रहा हूं उस हादसे की जिसने एक बात तो साबित कर दी कि इंसान और जानवर में सिर्फ इतना फर्क है कि जानवर इंसान कभी नहीं बन सकता, पर इंसान जब चाहे, जिस वक्त चाहे जानवर बन सकता है। ऐसा ही कुछ 9 अगस्त की रात और सुबह के बीच भारत की आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और राष्ट्रवाद को जन्म देने वाली बंगाल की राजधानी कलकत्ता में हुआ। दोस्तों, यह मामला 31 वर्षीय पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या से जुड़ा हुआ है। यह घटना आरजी कर मेडिकल कॉलेज कोलकाता में हुई। यह घटना इतनी बार्बरिक और अमानवीय है कि इस अपराध ने पश्चिम बंगाली नहीं, परंतु अभी भी देख, सुन और बोल पाने वालों के बीच व्यापक विरोध और हंगामा पैदा कर दिया है। यह मामला सिर्फ रेप का नहीं है, यह मामला सिर्फ रेप और मर्डर का भी नहीं है। इस मामले ने इंसानियत, महिलाओं की सुरक्षा और राजनीति के राक्षस रूप से जुड़े तमाम सवाल और चिंताओं को भी जन्म दिया है। दोस्तों, अपराध 9 अगस्त 2024 की सुबह के शुरुआती घंटों में हुआ, जब आरोपी संजय रॉय, जो एक सिविक वॉलंटियर था, उसने अस्पताल के परिसर में एक सेमिनार हॉल में, यानी हॉस्पिटल के ही सेमिनार हॉल में, एक महिला डॉक्टर का बहुत ही दरिंदगी से बलात्कार किया और फिर बहुत ही निर्ममता से हत्या कर दी। अपराध करने से पहले रॉय ने एक मरीज के रिश्तेदार के साथ शराब पी और अस्पताल के आसपास घूमता हुआ भी देखा गया। वो सेमिनार हॉल में 3 बजे के करीब दाखिल हुआ और लगभग 45 मिनट बाद बाहर चला गया। सीसीटीवी फुटेज में दिखाया गया है कि वो सुबह 4:37 पर अस्पताल से बाहर गया, फिर वो अपने स्थान पर लौटा और कपड़े धोने से पहले सो गया। पुलिस ने फुटेज की समीक्षा के बाद उसे गिरफ्तार किया। रॉय, जिसने अपराध स्वीकार कर लिया है, फिलहाल हिरासत में है। अब थोड़ी सी जानकारी संजय रॉय के बारे में। संजय रॉय के मोबाइल फोन में कई अश्लील सामग्री थी, जिससे वो कथित तौर पर एक नशेड़ी था साबित किया जा सकता है। उसके फोन में अश्लील सामग्री बहुत परेशान करने वाली और हिंसात्मक थी। ऐसी चीजें देखना असामान्य है, ऐसा
पुलिस ने कहा है। संजय रॉय, जो 2019 में कोलकाता पुलिस में सिविक वॉलंटियर के रूप में शामिल हुआ था और महिलाओं का शौकीन था। यह कैसी बात हुई जो पुलिस ने बताई कि महिलाओं का शौकीन था? शौक तो खाने पीने पहनने के होते हैं, खेल कूद पेंटिंग सिंगिंग के होते हैं। शौक तो ट्रैकिंग ट्रैवलिंग एडवेंचर के होते हैं। शौक रखने वाले तमाम लोग हैं, पर भारत में एक ऐसा बहुत बड़ा पावरफुल तबका है जो हमेशा आपस में एक दूसरे का परिचय ऐसे ही देता है। मिलिए फला फला से ये औरतों के शौकीन हैं। बिजनेस डेवलपमेंट हो या किसी से कोई अनुचित काम कराना हो, कोई टेंडर पास कराना हो, तो सबसे पहले यही पता किया जाता है कि वो अधिकारी या वो ताकतवर व्यक्ति महिलाओं का शौकीन है या नहीं, और इसी हिसाब से नेगोशिएशंस तय होते हैं। दरअसल राजनीति में आपको अधिकतर नेता महिलाओं के और हरे नोटों के शौकीन ही मिलेंगे। मैं ऐसे कितने ही नेताओं और अभिनेताओं को जानता हूं जिनके होटल में चेक इन करने से पहले उनके ऑफिस की तरफ से यह हिदायत दे दी जाती है कि अमुक अमुक मियाँ महिलाओं के शौकीन हैं। इसीलिए रेप जैसे अपराधों की एफआईआर अक्सर धूल चाटती रहती है या गायब हो जाती है, क्योंकि उन्हें बनाने वाले, उन पर कार्रवाई करने वाले और उन पर न्याय देने वाले और उनकी रिपोर्टिंग करने वाले मीडिया के लोग तो सब महिलाओं के ही शौकीन होते हैं और सुबह उठ के महिला की सुरक्षा की बात करते हैं। तो बताइए, ये महिलाओं के शौकीन लोग महिलाओं के अपराधों की कैसे जांच करेंगे? दोस्तों, संजय रॉय के पड़ोसियों ने बताया है कि उसकी 4 पत्नियां थीं। पहली पत्नी बेहाला से, दूसरी पार्क सर्कस से, तीसरी बैरकपुर और चौथी अलीपुर से। दोस्तों, जांच के दौरान यह भी पता चला कि उसने अपनी पत्नियों के साथ शारीरिक दुराचार किया था। संजय रॉय एक प्रशिक्षित मुक्केबाज है और उसने कुछ वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ संबंध भी बनाए थे, क्यों बनाए थे मुझे नहीं पता, पर हो सकता है महिलाओं के शौक ने उन्हें जोड़ा हो, जिसके बाद उसे पुलिस वेलफेयर बोर्ड में ट्रांसफर किया गया और आरजी कर मेडिकल कॉलेज में तैनात कर दिया गया। संजय रॉय की मां मालती रॉय ने आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि उनका बेटा निर्दोष है, जैसा अक्सर माएं बोलती हैं और बोलना भी चाहिए। दोस्तों, शुरू में अस्पताल के सहायक अधीक्षक ने पीड़िता के माता पिता को बताया कि उसने आत्महत्या की, लेकिन पोस्टमार्टम ने पुष्टि की है कि उसका बलात्कार और हत्या की गई। रिपोर्ट से जो लोग देख, सुन और बोल सकते हैं, इससे उनके बीच में व्यापक आक्रोश पैदा हुआ और जगह जगह प्रदर्शन हुए और पुलिस की शुरुआत की जांच पर सवाल उठाए गए। चूंकि यह पॉडकास्ट ब्रूटली ऑनेस्ट, देख, सुन और बोल सकने वालों के लिए है, तो मैं ऐसा मानता हूं कि आप अभी तक इस विषय में मुझसे ज्यादा जानते होंगे, पर कुछ सवाल ऐसे हैं जो मेरे मन में उठ रहे हैं और मैं आपसे साझा करना चाहता हूं। आप भी इन पर गौर करिए। पहला सवाल यह है दोस्तों कि अगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट कह रही है कि बलात्कार और हत्या हुई, तो अस्पताल के सहायक अध्यक्ष ने रिपोर्ट के पहले ही ऐसा बयान क्यों दिया और उसके माता पिता को यह क्यों बताया कि पीड़िता ने आत्महत्या की है? इसके पीछे क्या योजना थी, क्या प्लानिंग थी, क्या मंशा थी? ये तो आपको वही बता सकते हैं जिनके खौफ से मोस्ट ऑफ इंडिया ने सुनना, देखना और बोलना बंद कर दिया है। दोस्तों, पीड़िता के माता पिता ने बहुत गंभीर चिंताएं प्रकट की हैं। माता पिता ने आरोप लगाया है कि कम से कम 3 लोग अपराध में शामिल थे। उन्होंने अधिकारियों पर अधूरी पोस्टमार्टम करने का आरोप लगाया है। माता पिता ने कलकत्ता हाईकोर्ट में याचिका दायर की कि उनकी बेटी के शरीर में काफी मात्रा में वीर यानी सीमेन था, जिससे संकेत मिलते हैं कि वो गैंग रेप की शिकार हो सकती है। इस बलात्कार और हत्या मामले के खिलाफ आवाजें उठने लगी हैं, पर एक शख्स ऐसे हैं जिन पर निगाहें टिकी हुई हैं। वो है पूर्व कॉलेज प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष, जिन्होंने आरजी कर मेडिकल कॉलेज से इस्तीफा दिया, लेकिन उसके कुछ ही घंटे बाद उनकी नई नियुक्ति कर दी गई। अब आप खुद सोचिए, अगर अभी भी सोच सकने की क्षमता हो, क्योंकि मैं तो नम हूं, जरा सोचिए, इतना अमानवीय, गंभीर और हिला देने वाला जघन्य अपराध हुआ हो, गली सड़क कूचे में नहीं,
बल्कि भारत की महानगरी कलकत्ता के एक बहुत बड़े अस्पताल में वहां के प्रिंसिपल को रातों रात वहां से ट्रांसफर करके एक और ही बेहतर नियुक्ति दे दी जाए, जैसे कुछ हुआ ही नहीं, या जो हुआ वो इतना खूब था कि प्रिंसिपल साहब को और बढ़िया नियुक्ति दी जाए ताकि वो नई नियुक्ति के बाद झंडा वंदन करके सबको हैप्पी इंडिपेंडेंस डे बोल सके, खासकर महिला डॉक्टर्स को। ये तो सरासर जनता के साथ धोखा है। आप बताइए इसमें हैप्पी इंडिपेंडेंस जैसा आपको क्या लगता है? दोस्तों, कलकत्ता हाई कोर्ट ने मंगलवार को ममता बनर्जी सरकार की तीखी आलोचना की, डांटा और डॉक्टर घोष को अनिश्चितकालीन छुट्टी पर भेजने का आदेश दिया। अब जरा यह देखते हैं कि संदीप घोष आखिर क्या बला है। यह पहली बार नहीं है जब डॉक्टर घोष आरजी कर के प्रिंसिपल के रूप में खबरों में आए हैं। उनके कार्यकाल में कई विवाद उठ चुके हैं, जिनमें ट्रांसफर रिवर्सल शामिल है। ये महिलाओं के शौकीन है या नहीं, पर ट्रांसफर और ट्रांसफर रिवर्सल के शौकीन जरूर है। घोष की पहली नियुक्ति फरवरी 2021 में हुई थी। डॉक्टर संदीप घोष पहले कलकत्ता नेशनल मेडिकल कॉलेज में वाइस प्रिंसिपल थे। उन्हें 9 फरवरी 2021 को पश्चिम बंगाल सरकार के आदेश पर आरजी कर का प्रिंसिपल बनाया गया। ज्वाइन करने के कुछ ही महीनों बाद आरजी कर में 350 से ज्यादा छात्रों ने कॉलेज अधिकारियों की और छात्र और हॉस्टल के लिए अलग अलग काउंसिल बनाने की अनिच्छा के खिलाफ विरोध किया। छात्रों ने डॉक्टर घोष के ऑफिस के बाहर भूख हड़ताल करी। फिर जनवरी 2023 में रिपोर्ट्स आई कि डॉक्टर घोष और आरजी कर मेडिकल कॉलेज एक नए विवाद में फंसा, जिसमें कहा गया कि शवों का उपयोग डिसेक्शन प्रैक्टिकल्स के लिए किया जा रहा था, बिना मृतक के परिवारों की अनुमति के। डॉक्टर घोष ने आंतरिक जांच का वायदा भी किया। फिर 31 मई 2023 को पश्चिम बंगाल सरकार ने डॉक्टर संदीप घोष को डॉक्टर सनात घोष से बदलने का आदेश दिया। लेकिन जब डॉक्टर सनात को नया जिम्मा लेने में परेशानी आई, क्योंकि प्रिंसिपल के रूम जहां उन्हें बैठना था उसके बाहर ताला लगा दिया गया था, तब 24 घंटे में ही ट्रांसफर आदेश वापस ले लिया गया और डॉक्टर घोष फिर से प्रिंसिपल बन गए। 11 सितंबर 2023 को डॉक्टर घोष को मुर्शिदाबाद मेडिकल कॉलेज में ट्रांसफर किया गया। डॉक्टर मनास कुमार बंदोपाध्याय को उनका स्थान लेना था। लेकिन जब वे आरजी कर पहुंचे तो छात्रों ने प्रिंसिपल ऑफिस की ओर जाने वाले रास्ते को रोक दिया और डॉक्टर घोष की वापसी की मांग की। कुछ डॉक्टरों ने आरोप लगाया कि ऐसे विरोध कुछ लॉबीज द्वारा इंजीनियर्ड किए जा रहे हैं। ये कौन सी लॉबीज हैं, इसकी भी जांच होनी चाहिए। ट्रांसफर के एक महीने के अंदर 9 अक्टूबर 2023 को एक और सरकार का आदेश आया, जिसमें डॉक्टर घोष को फिर से आरजी कर में नियुक्त किया गया। आदेश में कहा गया, गवर्नर ने प्रोफेसर डॉक्टर संदीप घोष को आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल का प्रिंसिपल नियुक्त करने का आदेश दिया है, तुरंत प्रभाव से और आगे के आदेशों तक, मतलब विद इमीडिएट इफेक्ट। उनकी इस्तीफा देने के 4 घंटे बाद नेशनल मेडिकल कॉलेज में ट्रांसफर नियुक्ति चौथा मामला हो सकता था, अगर कलकत्ता हाई कोर्ट हस्तक्षेप नहीं करता। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि क्या ये ममता बनर्जी शासित बंगाल के शासन के बारे में गहन सवाल नहीं उठाता है? कलकत्ता हाईकोर्ट ने अस्पताल प्रशासन की विफलता की आलोचना इतने कड़े शब्दों में की और डॉक्टर संदीप घोष की नियुक्ति पर सवाल उठाए और उन्हें अनिश्चितकालीन की छुट्टी पर जाने के आदेश दिए। अगर घोष एकदम क्लीन है तो यह फैसला क्यों, और क्लीन नहीं है तो वो फैसला क्यों? पर ऐसे सवाल आजकल भारत में प्रतिबंधित हैं और मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से कह सकता हूं, खास तौर पर वायलेंस की कैपिटल और ममता बनर्जी शासित बंगाल में तो पूरी तरह से प्रतिबंधित है। राज्य सरकार का कहना है कि पोस्टमार्टम न्यायिक मजिस्ट्रेट और 2 महिला डॉक्टरों की उपस्थिति में किया गया था और पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी की गई थी, पर पोस्टमार्टम में शरीर पर कई चोटें, सिर की चोट, कानों पर चोटें, गर्दन पर गहरे खरोच और काटने के तमाम निशान पाए गए। दोस्तों, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में एक और बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला है कि पीड़िता के टूटे हुए चश्मे और आरोपी के शरीर पर खरोंच से ऐसा प्रतीत होता है कि उसने बहुत बहादुरी से लड़ाई लड़ी थी, क्योंकि उसकी ऑटोप्सी रिपोर्ट में
उसके हाथों और चेहरे पर कट के निशान पाए गए, जिनसे पता चलता है उसका रेप के दौरान उसे जबरन पकड़ा गया था, खींचातानी हुई थी। घटना वाली रात के करीब 12 बजे खाना खाने के बाद जूनियर डॉक्टर, जिस महिला जूनियर डॉक्टर ने अपनी जिम्मेदारियां अपने सहकर्मियों को सौंपी, जिसके बाद वो अपनी पढ़ाई करने के लिए सेमिनार हॉल में चली गई। वहीं रात के करीब 2 बजे अस्पताल के कोई शख्स ने एक मरीज के इलाज के बारे में उनसे चर्चा करने के लिए सेमिनार हॉल में गए। रात के 3 बजे से पहले सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। इस मामले में पुलिस ने बताया कि लगभग उसी समय उन्हें अपने चचेरे भाई से मोबाइल पर एक मैसेज मिला था, जिसका उसने 2:35 पर जवाब भी दिया, जिससे पता चलता है कि तब तक सब कुछ ठीक था। पुलिस अधिकारी के अनुसार सुबह 3 बजे से पहले अस्पताल का एक कर्मचारी सेमिनार हॉल में गया और जूनियर डॉक्टर को लाल कंबल के नीचे सोते हुए उसने उसे देखा। पुलिस ने यह भी बताया कि आरोपी संजय उसके बाद सेमिनार हॉल में आया, जिसकी अगली सुबह पीड़िता का शव मिला, जहां उसके सर के पास एक बंद लैपटॉप और लैपटॉप के ऊपर एक डायरी और उसका मोबाइल मिला है। इसके अलावा उसके सर के पास एक प्लास्टिक की पानी की बोतल पलटी हुई मिली। दोस्तों, कई रिपोर्ट्स आई हैं। एक रिपोर्ट तो दिल दहलाने वाली है। इसके अनुसार पीड़िता की टांगें 90 डिग्रीज, मतलब 90 डिग्रीज इसको बोलते हैं, 90 डिग्रीज तक मुड़ी हुई थी, और यह तभी संभव है जब उसकी कमर की हड्डी टूट जाए, जिसका मतलब यह है कि उसका शरीर 2 हिस्सों में बांट दिया गया था। जब ममता बनर्जी के ना सुन, देख और बोल पाने वाले शासन ने कोई कार्रवाई नहीं की, बंगाल के मीडिया ने भी राजनीतिक नैरेटिव ही क्रिएट किए, तब कलकत्ता हाई कोर्ट ने बहुत गुस्सा जताते हुए सीबीआई की जांच के आदेश दिए। संजय रॉय सीबीआई की हिरासत में है। जांच टीम में चिकित्सा और फॉरेंसिक विशेषज्ञ शामिल हैं। दोस्तों, सीबीआई ने जांच के लिए 6 फोकस एरिया तय किए हैं। नंबर 1, क्या डॉक्टर का बलात्कार एक ही व्यक्ति ने किया या कई लोगों ने? नंबर 2, क्या आरोपी संजय रॉय अकेला था? नंबर 3, क्या घटना के बाद सबूतों को नष्ट किया गया? नंबर 4, हत्या को पहले आत्महत्या क्यों बताया गया? नंबर 5, अस्पताल प्रशासन की भूमिका क्या थी? नंबर 6, पुलिस को सुबह के बाद ही क्यों सूचना दी गई, जब पता चला उसी वक्त क्यों नहीं दी गई? दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है कि जैसा कई लोगों ने आरोप लगाया है कि सीसीटीवी फुटेज को नष्ट किया गया है, मुझे लगता है इसकी भी जांच होनी चाहिए। दूसरा, आरजी कर अस्पताल में अपराध स्थल यानी क्राइम सीन के पास वाले कमरे में मरम्मत कार्य हो रहा था, रिनोवेशन चल रहा था। लोगों को चिंता यह है कि अपराध स्थल क्राइम सीन और सबूतों को प्रभावित कर सकता है, इसकी भी जांच होनी चाहिए। अब इस वीडियो को देखिए, ये कल रात का है, और बहुत ध्यान से देखिए। जिस जगह एक महिला का रेप हुआ, ये वीडियो वहीं आरजी कर मेडिकल कॉलेज का है, 14 अगस्त और 15 अगस्त की रात का। ये भीड़ हैप्पी इंडिपेंडेंस डे तो डेफिनेटली नहीं मना रही है। ये वो भीड़ नहीं है जिसे रेप से रोष है। ये भीड़ है राजनीति की। इसे टास्क फोर्स भी कहा जा सकता है। ममता बनर्जी शासित बंगाल में ऐसी टास्क फोर्सेस पॉलिटिकल पार्टीज मैनेज और फंड करती हैं, जिनके बारे में मैं अगले पॉडकास्ट में डिटेल से बताऊंगा। आज ना तो माहौल है ना मूड है। इनका टास्क था सबूत मिटाओ, डर बढ़ाओ, अराजकता बढ़ाओ और सत्य और असत्य की लड़ी को आरोपों और प्रत्यारोपों में ऐसा मिक्स कर दो कि सत्य सदा सदा के लिए गायब हो जाए। दोस्तों, आरुषि केस में भी ऐसा ही कुछ हुआ था। मैं इसे डिम लाइटिंग करना बोलता हूं। डिम लाइटिंग का मतलब यह है, एक कमरे में इतना क्योस कर दो, चीजों को इतना अस्त व्यस्त कर दो और फिर इतना अंधेरा कर दो कि क्या कहां रखा है पता ही ना चले, क्या सत्य है क्या असत्य है पता ही ना चले। दोस्तों, ये डिम लाइटिंग करने से सबको ही फायदा होता है, खास तौर पर राजनीति में, सिवाय मृतक, उसके परिवार और महिलाओं के, और खास तौर पर आप, मैं और वी द पीपल के। कल की प्रोटेस्ट के बाद ये मसला महिलाओं की सुरक्षा का नहीं रह जाएगा। अब यहां दंगल होगा। राजनीतिक दलों और नेताओं के बीच तरह तरह के नैरेटिव्स गढ़े जाएंगे, डिम लाइटिंग की जाएगी। इन सब दंगाइयों को कुछ नहीं होगा, क्योंकि इन सब को राजनीतिक संरक्षण मिलेगा। ये सब दंगाई बच जाएंगे। भीड़ को वैसे भी कौन पकड़ सकता है?
खास तौर पर अगर वो भीड़ किसी पॉलिटिकल पार्टी की टास्क फोर्स हो। अगर रेप के सीसीटीवी फुटेज से छेड़छाड़ किया जा सकता है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट से छेड़छाड़ किया जा सकता है, तो फिर अंधेरे में इनके चेहरे कैसे पहचाने जाएंगे? वैसे भी देखने वालों में अधिकतर अंधे, गूंगे और बहरे ही तो होंगे। दोस्तों, यहाँ एक बहुत गंभीर सवाल खड़ा होता है कि ऐसा क्यों है कि भारत में जब भी कोई ऐसा हादसा होता है तो लोग सबसे पहले सीबीआई की जांच की मांग करने लगते हैं। क्या इसलिए कि उन्हें पूर्ण रूप से यकीन है कि सरकार और पुलिस कभी सही जांच नहीं करेगी? अगर ऐसा है तो उन्हें ऐसा विश्वास क्यों है कि सीबीआई सही जांच करेगी? पुलिस और सीबीआई दोनों ही तो किसी ना किसी सरकार या पॉलिटिकल पार्टी के अधीन है। सोशल मीडिया में भी महिलाओं ने एक नैरेटिव चालू किया है। मैं आपको एक ट्वीट पढ़ के बता रहा हूं और ऐसे हजारों ट्वीट्स हैं। पायल भयाना ने लिखा है, सीबीआई ने कौन सा केस सॉल्व किया है? कितनी ऑनेस्टली एंड डिलीजेंटली से सीबीआई काम करेगी? कोलकाता डॉक्टर, सब थोड़े दिन बाद खत्म हो जाएगा। आई हैव नो होप, डू यू? सोचिए, सरकार और उसकी एजेंसीज के इस अविश्वास के माहौल में आपकी पत्नी, आपकी कलीग या आपकी बहन या बेटी कितना सुरक्षित महसूस करती होंगी? क्या उनके लिए ये हैप्पी इंडिपेंडेंस डे है? और अंत में मैं आपसे सबसे महत्वपूर्ण बात करना चाहता हूं। आज़ादी से पहले जब कांग्रेस के तमाम नेताओं से पूछा जाता था कि आखिर इतना संघर्ष और बलिदान, जिसमें इतनी जानें गई, कितनी जवानियां जेलों में ही सड़ गई, आखिर उस आज़ादी का मकसद क्या है? क्या आज़ाद भारत में अंग्रेज़ों से बेहतर सड़कें, पुल, रेल, अर्थव्यवस्था होगी? दोस्तों, अंत में मैं आपसे सबसे महत्वपूर्ण बात करना चाहता हूं। आजादी के पहले कांग्रेस के तमाम नेताओं से एक सवाल पूछा जाता था कि आखिर इतना संघर्ष और बलिदान किस आजादी के लिए और क्यों? जहां इतनी जानें जा रही हो, लोगों को फांसी पे लटकाया जा रहा हो, लाठियां मारी जा रही हो और जाने कितनी जवानियां जेलों में सड़ रही हो, तो आखिर ऐसी आजादी का क्या मकसद है? आप खुद सोचिए, अगर अंग्रेज भारत पे राज कर रहे होते तो क्या हमारी सड़कें बेटर नहीं होती? पुल, रेल, अर्थव्यवस्था, सुरक्षा, करप्शन, महिला सुरक्षा, क्या ये सब चीजें बेटर नहीं होती? फिर आजादी क्यों? इसके जवाब में सारे नेताओं का एक ही जवाब होता था कि आजादी इसलिए क्योंकि उसके बाद हमारे राइट्स होंगे, जैसे राइट टू ट्रूथ, राइट टू जस्टिस एंड राइट टू लाइफ, जो सिर्फ एक आजाद इंडिपेंडेंट देश में ही पॉसिबल है। मतलब डिग्निटी ऑफ लाइफ, सेफ्टी ऑफ लाइफ एंड वैल्यू ऑफ लाइफ होगी। हर किसी की जिंदगी की सुरक्षा सरकार की जिम्मेदारी होगी, इंडियन स्टेट की जिम्मेदारी होगी। पर क्या ऐसा हुआ? फिर किस बात का हैप्पी इंडिपेंडेंस डे? दोस्तों, इस विषय पर मैंने फिल्मों की एक ट्रिलॉजी भी बनाई है। द ताशकंद फाइल्स में मैंने राइट टू ट्रूथ का मसला उठाया। आप खुद सोचिए, अगर भारत के दूसरे प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री की हत्या का सत्य ही हमें नहीं पता और कोई सरकार बताने को तैयार नहीं है, तो आप, मैं और वी द पीपल किस खेत की मूली है? इसके बाद मैंने बनाई द कश्मीर फाइल, जिसमें मैंने राइट टू जस्टिस का मुद्दा उठाया। आप खुद सोचिए, अगर भारत के 5 से 7 लाख हिंदू, जेनोसाइड से पीड़ित हिंदू अपने घरों से विस्थापित कश्मीरी हिंदुओं को 35 साल बाद भी अगर जस्टिस नहीं मिली, तो मैं, आप और वी द पीपल जस्टिस के बारे में सोच भी कैसे सकते हैं? मेरी आने वाली, अगले साल 2025 में आने वाली फिल्म द दिल्ली फाइल्स राइट टू लाइफ पर बेस्ड है। ये इस कड़ी की आखिरी फिल्म है, लेकिन उसके बारे में कभी और बात करेंगे। अभी ना तो माहौल है ना मूड। आरजी कर की इस 31 वर्षीय डॉक्टर को तीनों अधिकार नसीब नहीं हुए। भारत में लगभग 90 से 100 महिलाओं का रेप हर रोज होता है, यानी एवरी डे। शायद आपको पता नहीं होगा, क्योंकि भारत ना सुन पाने वाले, ना देख पाने वाले, ना बोल पाने वालों का एक बहुत बड़ा राष्ट्र धीरे धीरे बनता जा रहा है। क्या आप जानते हैं, लगभग 50 मामले महिलाओं के साथ अपराध के और 100 मामले रेप के रोज दर्ज होते हैं। और यह भी सत्य है कि रेप केस की रिपोर्टिंग भारत
में सबसे कम है, विश्व में सबसे कम। क्योंकि रेप के मामले में सबसे पहले इनके सबूत यानी सत्य मिटा दिए जाते हैं। बरसों बेइज्जत और परेशान होने के बाद सिर्फ 25 से 30% केस में ही जजमेंट होता है। ऐसा भी नहीं है कि वो जजमेंट महिला के फेवर में हो और क्रिमिनल को सजा मिले, ऐसा भी नहीं है, सिर्फ जजमेंट होता है। 70% रेप के जो मसले हैं उनमें अपराधी छूट ही जाते हैं। दोस्तों, निर्भया और कलकत्ता की 31 वर्षीय डॉक्टर उन तमाम हजारों लाखों महिलाओं, लड़कियों, बच्चियों में से हैं जो लड़ते लड़ते अपनी जान खो देती हैं और जिनको कभी न्याय नहीं मिलता। न्याय मतलब जस्टिस, जान मतलब लाइफ। क्या आजाद भारत इन महिलाओं को ट्रूथ, जस्टिस और लाइफ के अधिकार दे पाया? क्या आपको लगता है आपके पास, मेरे पास, हम वी द पीपल के पास राइट टू ट्रूथ, राइट टू जस्टिस और राइट टू लाइफ है? अगर नहीं है तो सोचिए और खुद फैसला करिए, क्या हमें असली आज़ादी मिली? क्या हम आज़ादी का अर्थ समझते हैं? क्या हमें हैप्पी इंडिपेंडेंस डे बोलने का अधिकार है? दोस्तों, मैंने तय किया है, मेरे लिए ये हैप्पी इंडिपेंडेंस डे नहीं है। ना तो इसमें इंडिपेंडेंस है, ना ही हैप्पी जैसा कुछ है। कम से कम इतना अधिकार तो मुझे मिलना ही चाहिए। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट।